दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर हैं करंट अनप्लग के संपादक राजीव रंजन सिंह। स्वागत है आपका राजीव जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। जैसे ही उधर युद्ध विराम हुआ, स्टॉक मार्केट ने एक बहुत ऊंची छलांग लगाई 3000 पॉइंट्स की, जो कि बहुत ही असाधारण छलांग है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और तेल की कीमतें जो इस युद्ध के कारण बढ़ गई थी, नीचे जा रही हैं। करीब 17% तेल की कीमत गिर चुकी है। ये जो घटनाक्रम है, खासतौर से बाजार के संदर्भ में और दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थिति के संदर्भ में, आज हम लोग इसी घटनाक्रम पे आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो आप इसकी एक बताइए कि ये जो उछाल आया है, इसको किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए और क्या ये टिकाऊ उछाल है? जी। देखिए, ये तो 14 दिन का सीज फायर जो मुझे जानकारी मिली है कि ये सीज फायर हुआ है बेसिकली, ठीक है। और इस सीज फायर के जो लाभ मिलेंगे सभी राष्ट्रों को, चाहे भारत हो चाहे चाइना हो, तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे राष्ट्र जो हैं वो मिलके प्रेशर डालेंगे अमेरिका और ईरान पे कि भाई हमको जो है अब युद्ध नहीं चाहिए, आप पीस ही रखिए। आपको जान के हैरानी होगी अभय जी कि ये पीस लाने में या सीज फायर कराने में सबसे बड़ा योगदान पाकिस्तान का है। कैन यू बिलीव दिस? पाकिस्तान विश्व गुरु बन के उभरा है। आसिफ मुनीर और शहबाज खान का जो स्टैंडिंग है ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा उभरा है। हमारी इंडियन मीडिया में ये चीज नहीं दिखाई जा रही है। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं दिखाई जा रही है हम सब समझ सकते हैं। परंतु पाकिस्तान ने जो ये अमेरिका और ईरान को एक मेज पे लाके ये जो 14 दिन का इन्होंने विंडो दिया है, इससे सारे विश्व के राष्ट्रों को फायदा होगा, सभी के। और पाकिस्तान ने अपनी छवि को बहुत बेहतर बनाया है, विश्वगुरु बनाया। हम विश्वगुरु बनते रह गए, वो पाकिस्तान वास्तव में विश्वगुरु बन के उभर गया है। जी। विश्व ने देखा कि हम इजराइल के साथ खड़े थे। युद्ध होने के 2 दिन पहले तक हमारे प्रधानमंत्री इजराइल में थे और ऐसा देखा जा रहा था, माना जा रहा था कि वी आर स्टैंडिंग विद द एग्रेसर। एग्रेसर मीन्स यूएसए एंड इजराइल। और ऐसे टाइम पे यदि पाकिस्तान इस तरीके का पीस ब्रोकर कर रहा है, तो इसने, आप कह लीजिए कि काफी बड़ा माइलेज जो है वो इनको मिल गया है। ये खेत की बात है कि पिछले 11 साल में इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट से लेकर सार्क तक सारी चीजों को ध्वस्त कर दिया, सबको नजरअंदाज कर दिया, कहीं ध्यान नहीं दिया। आज भी नॉन अलाइन मूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाइना और अमेरिका के बीच में एक जो बैलेंस बनाने के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट की जरूरत आज कहां है? सब खत्म है। तो कहने का अर्थ है कि जियोपॉलिटिकली जो है ये बहुत बड़ा अपहीवल हुआ है, बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। और मुझे लग रहा है कि ये 14 दिन का जो विंडो मिला है, इससे सारे राष्ट्रों को फायदा होगा और पाकिस्तान सभी की नजरों में बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने पूछा कि क्या ये शांति जो है ये परमानेंट शांति बनेगी और क्या मार्केट जो है वो ऐसे ही बढ़ेगा? देखिए, मार्केट ने जो पहला रिएक्शन दिया है वो तो बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है, ठीक है। और मार्केट जो है वो घड़ी घड़ी बदलता है, पर जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो फर्स्ट इंप्रेशन मुझे मिला है मार्केट के इस उछाल से, उससे मुझे लग रहा है कि मार्केट को बहुत हद तक ये विश्वास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि परमानेंसी पीस में आएगी। और देखिए, सब लोग थक गए हैं युद्ध से। इनफैक्ट एज ए दर्शक, एज ए व्यूअर, हम लोग भी, जिनके ऊपर में कोई युद्ध का असर नहीं है, हम भी थक गए। वही वही चीज, वही वही बातें देख देख के टीवी में, हर जगह मीडिया में पढ़ के, हर तरफ। तो आप सोचिए, जो ईरान जहां पे घट रहा है, या अमेरिकी फौजी या इजरायली फौजी, ये लोग कितनी थकान महसूस कर रहे होंगे। और आपको ताज्जुब होगा, मतलब मैंने आज अनाउंस किया कि कल मैं पेड वीडियो बनाने वाला हूं इंडियन स्टॉक मार्केट पे। कभी भी इतने शॉर्ट नोटिस पे मैंने नहीं बोला। और मेरे को 50 से ज्यादा जो है क्वेरीज तुरंत आ गई। मतलब लोग देखना चाहते हैं, यानी पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंड के लिए लोग क्रेव कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं पॉजिटिव कुछ सुनना। तो एक थकान सी आ गई है। मुझे लग रहा है कि ये थकान जो है, ये लोगों को जो है, मतलब ये जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं, इन सबको किसी भी तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो कहेंगे कि देखिए, आपने ऑलरेडी इतना तहस नहस ईरान में कर दिया है। अब आप तो हो बिजनेसमैन, आपको चाहिए बिजनेस। तो भैया, अमेरिकन कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट लें और ईरान में बनाएं जो भी करना, और हम ईरान को समझाएंगे कि भाई आप इनके साथ में वो मदद करो। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप का जो पूरा इरादा है
वो कोई वर्ल्ड में पीस फीस लाने का नहीं है, वो है बिजनेस लेके आना अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज के लिए। और आप देखिए उनके ट्वीट निरंतर पढ़िए, उन ट्वीट में एक ही बात मेंशन है कि मैं ईरान की ऑयल जो है उस पर पूरा कब्जा करना चाहता हूं, जैसे वेनेजुएला पे कर लिया। तो उनका जो मेन मकसद है वो फाइनेंशियल गोल है, फाइनेंशियल एम है, उनको पैसा बनाना है, माल बनाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना को उनको सराउंड करना है, तो चाइना को तो सराउंड कर ही दिया। चाइना का 60% लेकिन राजीव जी, इकोनॉमी आपको ऑयल ये पे है। राजीव जी बीच में बोल रहा हूँ, इस युद्ध में अभी तक जी जो समझ में आया है उसमें ईरान के तेल पे कब्जा करने से तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत दूर है, और चीन को इनसर्किल करने से, चीन के घेराव से भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत दूर है। जिस तरह उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है, पूरी तरह जिस तरह विदेश नीति चलाई है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उनके मकसद थे, लेकिन इन मकसदों को प्राप्त कर पाने में वो विफल रहे हैं, और लगता नहीं है कि निकट भविष्य में उन्हें ये मकसद प्राप्त हो पाएंगे, क्योंकि क्योंकि ईरान ने जो 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया है, उस 10 पॉइंट प्रोग्राम को देखें तो उसमें ईरान की तकरीबन सारी बातें जो हैं वो मान ली गई हैं, तभी वो युद्ध विराम के लिए राजी हुआ है। जी, आप बोल रहे हैं, आप कुछ हद तक आपने सही बोला कि भाई ईरान के ऑयल पे कंट्रोल करने से ये अभी कोसों दूर है। पर मेरा ये कहना है कि वहां जो विनाश हुआ है, जो क्षति हुई है, ठीक है, और ये ईरान को भी मालूम है कि वो जब चाहे वो खर्ग आइलैंड को तहस नहस कर सकता है बम डाल के, ठीक है। तो ईरान भी इस वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाह रहा है। अगर ये सीज फायर तो तभी हुआ ना जब ईरान भी माना, तो ईरान की इकोनॉमी पूरी स्टैंड स्टिल हो गई थी। जो कंट्री 4 मिलियन बैरल पर डे ऑयल निकाल रहा था, 2.5 मिलियन बैरल पर डे जो है वो शिपमेंट कर रहा था, यानी एक्सपोर्ट कर रहा था, वो भी लगभग ना के बराबर हो गया था। और समुद्र में इतने कंटेनर्स ऑयल के खड़े हो गए थे कि पार्किंग जगह नहीं थी, पार्किंग फीस जो है हर पोर्ट की बढ़ गई थी। तो इससे देखिए ईरान को तो रेवेन्यू अभी आएगा ही, बट ईरान को भी ये समझ में आ गया है कि इस वॉर को एक हद दर्जे से ज्यादा खींचना, लंबा खींचना जो है ये उनके लिए नुकसानदायक है। अमेरिका के लिए तो है ही, अमेरिका के लिए तो आप समझिए कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी ये परेशानी का सबब है। और जैसे वो सोच रहे थे कि वेनेजुएला में उन्होंने ऑयल पे पूरा कब्जा कर लिया था, ईरान पे भी कर लेंगे, अभी तक किया नहीं है। बट फिर मैं दोहरा रहा हूं, यदि 14 दिन बाद पूरा सप्लाईज ये अपने दुरुस्त करके और फिर से यदि अटैक करें, तो फिर ईरान के लिए बचने की स्थिति बचेगी नहीं, क्योंकि आज अमेरिका थका है, पस्त है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में है, और इसीलिए वो 14 दिन के लिए माने हैं, ठीक है। बट 14 दिन के अंदर में जो शर्तें वो मनवाने वाले हैं, रखने वाले हैं, देखिए बैकडोर निगोशिएशन जम के चल रही है। स्टीव विटकॉफ जो इनके स्पेशल निगोशिएटर हैं, वो लगातार बैठे हुए हैं, और ये कहा गया है कि भाई ईरान ने कहा था कि 14 दिन हम देखेंगे अमेरिका कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि हम भी इनको ज्यादा विंडो नहीं देना चाहते, कम समय में हम देखेंगे कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि दोनों एक लेवल पे आके शांति शायद कहीं चाहते हैं, दोनों ही राष्ट्र। देखिए ईरान में भी जो आयतुल्ला खुमैनी की जो सत्ता है, उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। युद्ध के पहले से बहुत ज्यादा वहां पे विद्रोह के बिगुल बचने लग गए थे, ईरान की करेंसी भयानक वीक हो गई थी, ईरान की इकोनॉमी जो है पूरी की पूरी डावाडोल वाली स्थिति में थी। तो अब ये नेशनलाइजेशन की जो फीलिंग है, राष्ट्रीयता की जो भावना है, जो अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया, उसने कहीं उस विद्रोह को दबा दिया। परंतु जब पेट खाली रहेंगे, जब भूख लगी रहेगी और युद्ध नहीं होगा, तो आपको क्या दिखेगा? आपको वही दुश्मन दिखेगा जो युद्ध के पहले था। और पहले दुश्मन कौन था? वहां की सत्ता, जिन्होंने 3000 लोगों को मार दिया था, ऐसा वहां विद्रोह को जो दबाया था। तो ये जो एक इन्होंने ट्रिक्स या बोल लीजिए टेक्निक अपनाई है, इसमें मुझे लगता है कि ईरान भी शांति अपनाना चाह रहा है। और यदि ईरान शांति पे नहीं गया, तो आप ये मान के चलिए कि वहां के लोग वहां की गिरती हुई इकोनॉमिक स्थिति के लिए अपनी ही सरकार को जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि युद्ध तो हो नहीं रहा, युद्ध खत्म हो गया है मान लीजिए, और 6 महीने बाद भी खाने के लाले पड़े हैं, करेंसी वीक हो रही है, एक्सपोर्ट कुछ अर्निंग हो नहीं रही है, माल की कमी है, इंपोर्टेड माल की कमी है, गेहूं नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? तब तो आप डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे, तब तो वहीं की रिजीम जिम्मेदार रहेगी। तो वहां के लोगों का गुस्सा जो जनवरी में फूटा था, वैसे ही गुस्सा फिर से फूट सकता है। तो आज की डेट में ईरान की रिजीम की चिंता जितनी डोनाल्ड ट्रंप है या इजराइल है, उतनी ही चिंता है कि हम अपने देश की जनता जो है
उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड को कैसे फुलफिल करें। और हम कहीं ना कहीं ये सारे जो बहस हो रही है युद्ध से रिलेटेड, हम कहीं ना कहीं वहां के लोगों की आकांक्षाओं को भूल जा रहे हैं। हम ये भूल जा रहे हैं कि जनवरी में 3,000 ईरानी लोग जो है सड़कों पे मारे गए थे वहीं के रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा। वो 3,000 ईरान के लोग थे, वो कोई अमेरिका या इजराइल के लोग नहीं थे जो मारे गए थे सड़कों पे। तो वहां की रिजीम के लिए चैलेंज तो बहुत बड़ा है, और यदि वो रिजीम अपना मेंटेन करना चाह रहे हैं, अपनी सत्ता को जो है वो स्थापित करके रखना चाह रहे हैं, तो वो कतई ये बेवकूफी नहीं करेंगे कि वो फिर से युद्ध में घुसे, क्योंकि युद्ध किसी भी देश की इकोनॉमी को तहस नहस कर देता है। जी ये बात आपकी सही है कि ईरान युद्ध में नहीं जाना चाहेगा। युद्ध से ध्वस्त हुआ है ईरान, तो उसको पुनर्निर्माण की, उसको रिबिल्ड करने की चुनौतियां उसके सामने हैं, जनता को राहत देने की चुनौती उसके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ एक समस्या ये भी तो है ना कि जैसे इजराइल ने लेबनान पे हमले जारी रखे हुए हैं, अभी भी आज भी कर रहा है लेबनान पे हमले, और कह रहा है कि जो जिस युद्ध विराम की बात हो रही है उसमें लेबनान शामिल नहीं है, हम लेबनान पे हमले जारी रखेंगे, जबकि युद्ध विराम में शामिल है कि लेबनान और ईरान दोनों में किसी पे हमले नहीं होंगे, ये साफ तौर पे लिखा हुआ है उसके अंदर। लेकिन इजराइल कह रहा है कि नहीं है। तो अभी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो अभी बातचीत जो होगी इस्लामाबाद में, उसमें इन सारे मसलों पे होगा। जो फारसी में 10 पॉइंट लिख के, फारसी में भेजा उन्होंने, फारसी में 10 पॉइंट लिख के जो भेजे गए हैं वहां पर पाकिस्तान के जरिए, उनमें एक ये भी है कि हम दोनों हम और ओमान जो है टैक्स टोल वसूलेंगे। टोल का रेट भी लिखा हुआ है उसके अंदर कि कितना तेल होगा उनमें जहाजों में, उसके हिसाब से हम टोल तय करेंगे, हर बैरल के ऊपर या कितने डॉलर टोल लेंगे हम, ये भी तक लिखा है उसके अंदर। यानी जो 10 सूत्र ईरान ने लिख के उनको भेजे हैं, और जिनके ऊपर अभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि हम इसको नहीं मानते। अगर अमेरिका कहते थे नहीं मानते तो ये होता ही नहीं, लड़ाई जारी रहती। तो अमेरिका की तरफ से कहा कि नहीं ठीक है, इन पर बातचीत कर लेते हैं, रिजेक्ट नहीं किया। तो सर ईरान ने तो ये बहुत सारी बातें जो पहले अमेरिका सुनने के लिए भी तैयार नहीं था, उनको कम से कम वो वार्ता की मेज पे ले आया उन बातों को। अब देखिए इसमें चर्चा होगी तो ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा डेंट लग गया है, अमेरिका की अपनी प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा। सब लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी फौज ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अमेरिका की पॉलिटिकल राजनीतिक नेतृत्व ने खराब प्रदर्शन किया। अच्छा, अब हम थोड़ा इस पे जो ये चर्चा है, ये स्टॉक मार्केट पे भी थोड़ी चर्चा करें। सर मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा जो आपने बोला। देखिए अमेरिका को क्या नुकसान है? आई मीन टोल बरसेगा, मतलब टोल अगर ईरान लेगा तो अमेरिका से थोड़ा ना ले रहा है, इसका भुगतान करेगा इंडिया, इसका भुगतान करेगा जापान, इसका भुगतान करेगा साउथ कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, चाइना। पैसे का नुकसान नहीं है राजीव जी, अमेरिका को पैसे का नुकसान नहीं है। मैं आ रहा हूँ का नुकसान है। मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे सर। मेरा ये कहना है कि भाई फाइनेंशियली यदि हम देखें तो अमेरिका को इस पूरे युद्ध में लॉस नहीं हुआ, मैसिव प्रॉफिट हुआ है। और आगे भी इस युद्ध की जो भरपाई है वो हम भारतीय लोगों को करनी है, जापानियों को करनी है, कोरियन को करनी है, क्योंकि वहां से सारा माल हमारे लिए आ रहा है, हमको टोल देना होगा। तो ये तो रही बात फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स की। अब आते हैं ट्रंप के ऊपर में और अमेरिका के ऊपर में। देखिए अमेरिका जो एक कंट्री है, ये पूरी कंट्री बनी है मार्केटिंग गिमिक्स पे, ठीक है। ये सेहत को खराब करने वाले मैकडोनल्ड जैसी चीज को भी ऐसे मार्केटिंग करके बेचते हैं कि हमको लगता है वाह क्या चीज दे रहे, कोको कोला डायबिटीज करता है पर हम लेते हैं। तो पूरी कंट्री जो है ये मार्केटिंग गिमिक्स पे बैठी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप तो मतलब उसके एकदम बेताज बादशाह है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जो हमको यहां दिख रहा है कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, आपको और मुझको लग रहा है, पर वहां पे मागा क्राउड को ऐसे मार्केटिंग गिमिक में प्रेजेंट किया जाएगा कि आज तक अमेरिका के जितने राष्ट्रपति हुए एक ने भी ईरान के ऊपर में अटैक करने की हिम्मत नहीं दिखाई, जैसा कि हमारे इंडिया में कहा जाता था, ठीक है। 2019 का पुलवामा आप याद कीजिए, उसके बाद में कि किसी ने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, चाहे बिल क्लिंटन हो, जिमी कार्टर हो, रोनाल्ड रेगन हो, ओबामा हो या जॉर्ज बुश हो, इन्होंने किसी ने भी ईरान के ऊपर में हमला करने की हिमाकत नहीं की, हिम्मत नहीं दिखाई। बट देयर इज ओनली वन मैन, एक ही पुरुष है, एक ही प्रेसिडेंट है अमेरिका का जिसने ईरान को उसकी औकात दिखा दी, और वो डोनाल्ड ट्रंप। वो उसकी ऐसी पैकेजिंग करेंगे, ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि आप और मैं और पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि यार ये क्या ये बता रहे हैं।
तो कहने का अर्थ है कि जो मुझे और आपको लग रहा है वो चीज अमेरिका में बैठे हुए लोगों को शायद लगे, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि मागा बेस में जो है वेनेजुएला के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का कद बढ़ा था, और मुझे लगता है वैसे ही ईरान के बाद भी जो है उनका कद बढ़ेगा, उनका कद छोटा नहीं होने वाला। हर देश में अपोजिशन रहता है। जब 2019 में हमारा पुलवामा के बाद ये हुआ था, हमारे भी इधर पे कुछ लोगों ने बड़ा अपोज किया था, वैसे अमेरिका में भी कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। बट जब अमेरिका की कंपनीज को ठेके मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, हैलीबर्टन हो, श्लम्बर्गर हो, या कंस्ट्रक्शन में हावर्ड बेकर्स हो, ये सब कंपनीज को जब काम मिलेंगे, जब वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा खाड़ी में सब चीजें कंस्ट्रक्ट करने का, चाहे ओमान हो चाहे कतर हो, वहां जो विध्वंस हुआ है कुवैत हो, उसको बनाने का सारा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जब देश में पैसा आएगा तो अपोजिशन भी उस चीज का खत्म होगा और कद नेता का बढ़ेगा। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है। जी जी सर। अब हम लोग स्टॉक, ठीक है, आपने जो बात कह रहे हैं वो तथ्यपूर्ण तरीके से सही है। मैं भी ये मानता हूं कि अमेरिका को पैसे का इससे नुकसान नहीं हुआ है, जो युद्ध में खर्चा हुआ है उसकी भरपाई वो बहुत जल्दी कर लेगा और उससे ज्यादा ज्यादा पैसे कमा लेगा। ये तो बात सही है, लेकिन मेरा केवल इसमें इतना मानना है कि अमेरिका की जो दुनिया में दादागिरी वाली प्रतिष्ठा थी उसको बहुत डेंट लगा है। यूरोप जो है वो अमेरिका की ताबेदारी में नहीं रह गया है। जो गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज हैं उनको भी लग रहा है कि भाई अमेरिका हमारी सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं दे पाया, हमने अरबों डॉलर खर्च किए, इनसे हथियार खरीदे, इनसे एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे, इनके फौजी अड्डे अपने यहाँ बनवाए, लेकिन क्या हुआ, ईरान हमारे ऊपर मिसाइल मारता रहा, अमेरिका तो उसको काम से नहीं रोक पाया। तो अमेरिका की जो क्षमताएं हैं पूरी दुनिया में अपने प्रभुत्व की, इस युद्ध ने उन क्षमताओं के ऊपर तो सवालिया निशान लगा ही दिया है। ये एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा में कमी आई है। इसकी भरपाई अमेरिका कैसे करेगा? वो पैसे कमाने से नहीं कर सकता, पैसा कितना भी कमा ले वो नहीं कर सकता। बहरहाल ये अभी धीरे धीरे करके चीजें और साफ होंगी। बात आपकी भी सही है और मैं कह रहा हूं उस बात में भी थोड़ी सी दम है, दोनों ही बातें सही हैं आपकी। अब आते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट और इसके ऊपर। ये जो हो रहा है स्टॉक मार्केट में जो उछाल आया है, ये दरअसल कौन सी ताकतें हैं जो इस उछाल को ड्राइव कर रही हैं, किस तरीके से और आगे ये प्ले आउट करेगा? यदि आज आप स्टॉक मार्केट में देखो तो किस टाइप की कंपनीज बहुत तेजी से बढ़ी हैं। सबसे पहले इंडिगो एविएशन कंपनी पूरी तरीके से परेशान थी, जिस तरीके से तेल के भाव जो है बढ़ रहे थे। आपको मालूम है इंडिया का लगभग आप समझ लीजिए कि 2/3 से ज्यादा मार्केट इंडिगो के पास में है, और उसके व्यापार पे बहुत बुरा असर जो है वो पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस हाई प्राइसेस ऑफ ऑयल। तो इंडिगो बढ़ा है। एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो, जो आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा करता है, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो फिक्स थे। डॉलर के मुकाबले जो रुपी गिर रहा था उससे एल&टी की स्थिति जो है डावाडोल हो गई थी, आज वो भी जम के भागा है। तो आप बोल रहे हैं कि किस टाइप की कंपनीज इस मार्केट को ड्राइव करेगी? सबसे पहला मुझे नजर आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है, इनके लिए अगर ये पीस स्थायी तौर पे बनता है तो इनके लिए बहुत ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप होंगी, क्योंकि जो विध्वंस हुआ है, इस विध्वंस को बनाने के लिए भाई चीजें तो चाहिए ना, कंपनीज तो चाहिए। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, सारा ठेका कोई अमेरिका की कंपनीज को नहीं मिलेगा, बाहर भी कुछ कुछ बटेगा, तो उसमें इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होगी उनको फायदा होने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें स्टील लगता है, एल्युमिनियम लगता है, कॉपर लगता है, तो ये जो बनाते हैं उनको फायदा होगा, जाहिर सी बात है। तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, अब ये इसी तरीके की कंपनीज जो है ये खींचेंगी। बहुत हो गया कि आईटी फाईटी लेके जा रहे हैं, अब देखिए आईटी की क्या बुरी स्थिति होगी। नोबडी वांट्स टू बाय आईटी कंपनी, को टच नहीं करना चाहता है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए। और मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूं कि मेरे को 2 घंटे के अंदर में मेरे पेड वीडियोस के लिए इतनी इंक्वायरी आई जो कभी नहीं आई, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई कहाँ हम पैसे बना सकते हैं। लोग ये विध्वंस, ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव बातें, ये सोच सोच के सुन के परेशान हो गए। और ये जो अभी कंडीशन बिल्टअप हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट जो 26,000 से 21,000 आया, या 25,000 से 21,000 आया, 21,000 का बैरियर तोड़ा नहीं था इसने, पर जो उस पे आया जिस रफ्तार से, आप देखिए 1 महीने का समय लगा उतना टूटने में, पर 21,000 से आप 23,500 23,000 पहुंच गए हो विद इन 2 to 3 days। तो आप सोचिए कि कितनी भूख है अंदर, मतलब वापस से खरीद के
ऊपर लेके जाने के लिए। यानी मार्केट में पैसा है, लोगों के पास पैसा है, लोग पैसा लगाना चाहते हैं। लोग सिर्फ वेट कर रहे थे कि भाई कब ये आंधी जो है, ये युद्ध की आंधी, युद्ध का तूफान थमे। और जैसी थमा, तीन मतलब आशंका जैसी मिलने लगी, क्योंकि इस्लामाबाद से न्यूज जो है छन छन के आ रही थी। जो लोग गोदी मीडिया नहीं देखते हैं, जो प्रॉपर यूट्यूब पे ढंग के लोगों को फॉलो करते हैं, उनको मालूम है कि पीस जो है वो निगोशिएट हो रही है और बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। तो लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दिया था 2-3 दिनों से। रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग में भी न्यूज इस तरीके की आ रही थी कि हो सकता है पीस जो है वो स्थापित हो जाए। तो मार्केट ने जो पिछले 3 दिन में आप देखिए जिस तरीके से मार्केट भागा है, जिस रफ्तार से भागा है, वो रफ्तार ये शो कर रहा है कि मार्केट में खरीदने की इच्छा शक्ति है और सही बाइंग आइडियाज ढूंढ रहे हैं। मैं सारे दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आज का स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखिए और उसमें देखिए किस टाइप के शेयर्स बढ़े हैं सबसे ज्यादा। आपको उसी से अंदाजा मिल जाएगा कि ये वही स्टॉक्स हैं कि यदि फिर से युद्ध चालू हुआ तो इनकी दुर्गति होगी, और यदि ये पीस बनी रही तो ये इनके लिए सबसे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो आपको आज के मार्केट की क्लोजिंग के बाद में ये देखना है, एक टेक्निक आपको बता रहा हूं कि जो 200 बड़ी कंपनीज है इंडिया की या 300 बड़ी कंपनीज है, जो भी आप देखते हैं, NSE 500 देखें या BSE 200 देखें, जो भी बड़ी कंपनीज आज अच्छा परफॉर्म की हैं, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं इस वॉर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी। ठीक है। और सर ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, जो रुपया में गिरावट हम देख रहे थे, जिस तरीके से रुपी जिस कदर से गिर रहा था बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ क्रूड, वो भी कहीं थमेगा। रुपये का थमना बहुत जरूरी है हमारे लिए। रुपया जिस कदर से, जिस तेजी से गिर रहा है, ये हमारे करंट अकाउंट बैलेंस से लेके फिस्कल बैलेंस, हर चीज के लिए समस्या खड़ी कर रहा था। तो वो चीज यदि थम गई, रुपया का गिरना थम गया, रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा स्ट्रेंथ गेन किया, तो ये पूरे देश के लिए एक अच्छी खबर है। और खेत की बात है कि इसमें विश्व गुरु जी की कोई भूमिका नहीं है, ये जो है ये खुद ही अचीव हुआ है। और हमको पाकिस्तान को धन्यवाद देना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए। हम लोग हमेशा गरियाते हैं। देखिए, दुश्मनी और वैमनस्य के भाव से कुछ मिलना नहीं है। आप कितना भी चीन को गरियाते रहो, पाकिस्तान को गरियाते रहो, उससे क्या मिलेगा? वैमनस्य नेगेटिविटी लाएगा, आपकी एनर्जी किल करेगा। बट हमको सही में थैंक्स करना चाहिए पाकिस्तान को कि उनके कारण एक पीस मिला है। इंडिया में जो LPG की शॉर्टेज हो रही थी, सिलेंडर की शॉर्टेज हो रही थी, वो किसी हद तक उसकी भरपाई होगी। डीजल पेट्रोल फिर आने लगेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, रुपये का गिरना थमेगा। ये सब क्यों हो रहा है? स्टॉक मार्केट ऊपर गया, नीचे गिरने के बदले ऊपर जाने लगा, क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने एक प्रीस डील जो है वो ब्रोकर की है अमेरिका और ईरान के बीच में। तो जहां अच्छा काम करे वहां तारीफ भी करनी चाहिए। जी सर। नहीं, अब आप कुल मिलाकर, ये तो आपने बिल्कुल जिस परिदृश्य को आपने दिखाया लोगों को, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपको क्या लगता है, कुछ सुझाव आप देना चाहें इन्वेस्टर्स के लिए अपनी वार्ता के आखिरी दौर में? जी। कल मैं इसके लिए एक पेड वीडियो बना रहा हूं, पर ठीक है, आपने मुझे बुलाया है तो नई परख के दर्शकों के लिए मैं जरूर थोड़ी झलक दीजिए। जी झलक दे रहा हूं। देखिए, मैंने जैसे बताया, कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे बहुत बुलिश हूं। पिछले 2 सालों में कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बुरी पिटाई हुई है। पिटाई होने का रीजन ये है कि एक तरफ रुपया गिरता गया डॉलर के मुकाबले, तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज इंडिया के बाहर काम कर रही थी, उनको जो ग्रोथ मिलना चाहिए था वो ग्रोथ मिल नहीं रहा था, क्योंकि उनकी कमाई तो रुपये में है, खर्चा वहां डॉलर में करना पड़ रहा था। तो उन कंपनीज में मैं काफी पोटेंशियल देख रहा हूं। मैं स्टील में बहुत ज्यादा बुलिश हो गया। आपको मालूम है, अल्युमिनियम और कॉपर पे तो मैं पहले से ही बुलिश था उन कंपनीज पे, पर ये जिस तरीके का नुकसान विध्वंस हुआ है, वो विध्वंस होने के बाद में रिकंस्ट्रक्शन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए मैसिव अमाउंट में स्टील की जरूरत लगेगी। और ये जो विध्वंस हुआ है वो विश्व की सबसे अमीर जो कंट्रीज हैं उनमें हुआ है। कतार हो गया, उनके पास भरपूर पैसा है, सऊदी अरबिया हो गया, भरपूर पैसा है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लोट करेंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये कंजूसी नहीं करेंगे कि भाई कम दाम में कॉन्ट्रैक्ट दो, घटिया क्वालिटी का स्टील लगाओ, घटिया क्वालिटी का सीमेंट लगाओ। जैसे हमारे इंडिया में होता है, रोड बना रहे, कुछ भी घटिया कम दाम में बन जाना चाहिए, वैसा नहीं करेंगे। इनको क्वालिटी चाहिए। तो जो क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी स्टील प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, अल्युमिनियम, कॉपर, इन सारी कंपनीज की बल्ले बल्ले होने वाली है,
क्योंकि ये कमोडिटीज खरीदेंगी। दूसरा, इन कमोडिटीज को खरीद के जो कंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनीज हैं उनके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये दो जो सेक्टर्स हैं इन पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, और इसी को कल के मैं पेड वीडियो में समझाऊंगा अच्छे से कंपनीज के नाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बड़ी हम लोगों ने सुंदर चर्चा की और काफी विचारोत्तेजक चर्चा है। आपने भू राजनीतिक परिदृश्य है उसके ऊपर भी एक निगाह डाली और स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में भी बताया, लोगों को सुझाव भी दिए कि वो किन स्टॉक्स को हमदर्दी के साथ देखें और किन स्टॉक्स को नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जल्दी ही इस बारे में फिर मिलेंगे, क्योंकि ये इस्लामाबाद में जैसे जैसे 10 तारीख के बाद ये सब मामला आगे बढ़ेगा तो उसके हिसाब से लगातार हर बार हमारा स्टॉक मार्केट भी उसी हिसाब से प्रभावित होगा।